प्रिय मित्रों, जय लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 36। तो चलिए सुनिए प्रतिज्ञा भाग 36। शहर में घर घर गली कूचे जहाँ देखिए यही चर्चा थी। बाबू दाननाथ का नाम भी प्रसंग से लोगों की जबान पर आ जाता था। जो व्यक्ति कमला प्रसाद की नाक का बाल आठों पैर का साथी हो, वह क्या इस कुचक्र से बिल्कुल अलग रह सकता है? कमला प्रसाद तो खैर एक रईस का शौकीन लड़का था। उसके चरित्र की जांच कठोर नियमों से न की जा सकती थी। ऐसे लोग प्रायः दुर्व्यसनी होते ही हैं। यह कोई नई बात न थी। कुछ दिन और पहले यदि कमला प्रसाद के विषय में ऐसी चर्चा उठती तो उस पर कोई ध्यान भी न देता। ऐसे सैकड़ों कांड नित्य ही होते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता। नेताओं की मंडली में आ जाने के बाद हमारी बाजाब्ता जांच होने लगती है। नेताओं के रहन सहन, आचार व्यवहार सभी आलोचना के विषय हो जाते हैं। उनके चरित्र की जांच आदर्श नियमों से की जाने लगती है। कमला प्रसाद अभी तक नेताओं की उस श्रेणी में न आया था। उसका जो कुछ सम्मान और प्रभाव था वह दाननाथ जैसे विद्वान, प्रतिभाशाली, सच्चरित्र मनुष्यों से मेल जोल के कारण था। वह पौधा न था जो भूमि से जीवन और बल पाता। वह बेल के समान वृक्ष पर चढ़ने वाला जीव था। उसमें जो कुछ प्रकाश था, अतएव उसके कृत्यों का दायित्व बहुत अंशों में उसके मित्रों ही पर रखा जा रहा था और दाननाथ पर उसका निकटतम मित्र और संबंधी होने के कारण इस दायित्व का सबसे बड़ा भार था। अजी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यह कथन मुंह पर आए ना आए, पर मन में सबके था। 2-4 दिन में दृष्टिकोण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। कुछ इस तरह की आलोचना होने लगी। कमला बाबू का दोष नहीं, सीधे साधे आदमी हैं। डोरी दूसरों ही के हाथों में थी। दोषी टट्टी की आड़ में शिकार खेलते हैं। इस गरीब को उल्लू बनाकर खुद मजे उड़ाते थे। फंसते तो गाउदी ही हैं। खिलाड़ी पहले फांद कर पार निकल जाते हैं। सारी कालिमा दानों के मुंह पर पुत गई। दाननाथ को सचमुच ही घर से निकलना मुश्किल हो गया। वह जनता जो उनके सामने आदर से सिर झुका देती थी, उन्हें आते देखकर रास्ते से हट जाती थी, उन्हें मंच पर जाते देखकर जय जयकार की ध्वनि से आकाश प्रतिध्वनित कर देती थी, अब उनका मजाक उड़ाती थी, उन पर फब्तियां कसती थी। कॉलेज के लड़कों में भी आलोचना होने लगी। उन्हें देखकर आपस में आंखें मटकाई जाने लगी। क्लास में उनसे हास्यास्पद प्रश्न किए जाते। यहाँ तक कि एक दिन बरामदे में कई लड़कों के सामने चलते चलते सहसा उन्होंने पीछे फिर कर देखा तो एक युवक को हाथ की चोंच बनाए पाया। युवक ने तुरंत ही हाथ नीचे कर लिया और कुछ लज्जित भी हो गया, पर दाननाथ को ऐसा आघात पहुंचा कि अपने कमरे तक जाना कठिन हो गया। कमरे में आकर वह अर्धमूर्छा की दशा में कुर्सी पर गिर पड़े। अब वह एक क्षण भी यहाँ न ठहर सकते थे। उसी वक्त छुट्टी के लिए पत्र लिखा और चले आए। प्रेमा ने उनका उतरा चेहरा देखकर पूछा, कैसा जी है? आज सवेरे कैसे छुट्टी हो गई? दाननाथ ने उदासीनता से कहा, छुट्टी नहीं, सर में कुछ दर्द था, चला आया। एक क्षण के बाद फिर बोले, मैंने आज 3 महीने की छुट्टी ले ली है।
कुछ दिन आराम करूँगा। प्रेमा ने हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाकर रखते हुए कहा, मैं तो कभी से चिल्ला रही हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पहाड़ों की सैर करो। दिन दिन घुले जाते हो। जलवायु बदल जाने से अवश्य लाभ होगा। दाननाथ, तुम तो चलती ही नहीं, मुझे अकेले जाने को कहती हो। प्रेमा, मेरा जाना मुश्किल है, खर्च कितना बढ़ जाएगा। फिर मैं तो भली चंगी हूँ, जिसके लिए अपना घर ही पहाड़ हो रहा हो, वह पहाड़ पर क्या करने जाए। दाननाथ, तो मुझे ही क्या हुआ है, अच्छा खासा गैंडा बना हुआ हूँ, इतना तैयार तो मैं कभी न था। प्रेमा, जरा आईने में सूरत देखो। दाननाथ, सूरत तो कम से कम 100 बार रोज देखता हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता। प्रेमा, नहीं दिलगी नहीं, तुम इधर दुबले हो गए हो, तुम्हें खुद कमजोरी मालूम होगी। नहीं, तुम भला छुट्टी लेते? छुट्टियों में तो तुमसे कॉलेज गए बिना रहा न जाता था। तुम भला छुट्टी लेते? 3 महीने तुम कोई काम मत करो, ना पढ़ो ना लिखो, बस खूब घूमो और आराम से रहो। इन 3 महीनों के लिए मुझे अपना डॉक्टर बना लो। मैं जिस तरह रखूं उस तरह रहो। दाननाथ, ना भैया, तुम मुझे खिला खिला कर कोतल बना दोगी। उससे अपनी मर्म वेदना क्या कहते, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। लोक प्रशंसा प्रायः सभी को प्रिय होती है। दाननाथ के लिए यह जीवन का आधार थी। नक्कू बनकर जीने से मर जाना कहीं सुसाध्य था। प्रतिष्ठा का जो भवन उन्होंने बरसों में खड़ा किया था, वह पराई आग में जलकर भस्मीभूत हो गया था। इस भवन का वह 2-4 शब्दों से फिर निर्माण कर सकते थे। केवल एक व्याख्यान किसी तांत्रिक के मंत्र की भांति इस राख के ढेर को पुनर्जीवित कर सकता था, पर उनकी जबान बंद थी। लोगों से मिलना जुलना पहले ही छूट गया था। अब उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया। दिन भर पड़े पड़े कुछ पढ़ा या सोचा करते। हृदय की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर घुलाए डालती थी। प्रेमा के बहुत परिचित मनुष्य की सूरत देखते ही उनके प्राण से निकल जाते थे। धन्यवाद।